नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम मेल के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं संजीव विश्वकर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेटर, वर्ड और सेंटेंस से रिलेटेड। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था अल्फाबेट। आई होप कि अल्फाबेट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने उस चीज को कई एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 टॉपिक हैं। पहला है लेटर, दूसरा है वर्ड और तीसरा है सेंटेंस। तीनों को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे ताकि ये चीजें आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं अपना एक छोटा सा टॉपिक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर। इसके पहले जो अल्फाबेट का वीडियो गया था उसको मैंने बताया था कि चीजों को जोड़ना है और चीजों को तोड़ना है। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। हिंदी की सहायता से इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे। भाषा का महत्व नहीं होता है शिक्षा में, महत्व होता है कि कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ। ठीक, तो हम काम करेंगे कंसेप्ट पर, कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे जिसकी मैं बार बार बात करता हूं। तो आइए इस चीज को स्टार्ट करते हैं, लेटर को। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो लेटर शब्द है, अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो लेटर का मतलब होता है अक्षर। आप सभी जानते हैं। तो लेटर की अगर हिंदी देखी जाए तो इसकी हिंदी होगी अक्षर। ठीक है बात। अब अगर अक्षर को तोड़ा जाए, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है कि चीजों को तोड़िए और चीजों को जोड़िए। तो पहले मैं इसे तोड़ता हूं। ठीक, तो जब इसको तोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं अक्षर को जो है ऐसे 2 अलग अलग शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, अ में और क्षर में। अब इस चीज को थोड़ा और क्लियर करते हैं कि यहाँ अ का मतलब क्या है और क्षर का मतलब क्या है। अ का मतलब होता है रहित, अ का मतलब होता है रहित और क्षर का मतलब होता है क्षरण, क्षरण इसका मतलब होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। रहित थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि हिंदी का थोड़ा सा कठिन वर्ड हो सकता है, लेकिन मैं इसको और आसान बनाता हूं आपके लिए। चलिए देखिए, रहित का मतलब होता है बिल्कुल आसान भाषा में बिना। रहित का मतलब होता है बिना। और क्षरण जो शब्द है, क्षरण को और आसान करेंगे तो ये हिंदी में आता है नुकसान। ठीक, नुकसान हो गया ये। अब चूंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इन्हीं चीजों को इंग्लिश में भी देखते हैं। तो जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहां बिना का जो इंग्लिश होगा वो होगा विदाउट। क्या होगा? विदाउट। और नुकसान का आप जानते हैं इंग्लिश होती है लॉस। ठीक, तो अब जो चीज हमें निकल के सामने हमारे आ रही है उसको समझना है बिना नुकसान या विदाउट लॉस। तो लेटर के बारे में छोटा सा जो कैरेक्टर, छोटी सी जो स्पेशलिटी इसकी निकल के सामने आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि लेटर का क्षरण नहीं होता है। मतलब लेटर का नुकसान नहीं किया जा सकता, यानी लेटर को लॉस नहीं किया जा सकता, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और आसान भाषा में समझते हैं तो लेटर को तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर हो गई बात। तो एक चीज यहां निकल के आ रही है कि लेटर को तोड़ा नहीं जा सकता। अब क्या केवल ये एक चीज जो लिखा हुआ है विदाउट लॉस, इसके एक कैरेक्टर से पता चलता है कि ये लेटर है कि नहीं? शायद ना पता चले। इस चीज को और डिटेल में समझते हैं बिल्कुल इजी वे में। ठीक, अब मान के चलते हैं कि ये जो लेटर है यह कोई व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति। जैसे आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप एक व्यक्ति हैं तो आपके साथ कुछ प्रमाण पत्र जुड़ते हैं। जैसे अगर आपकी पहचान करनी है तो आपके पास पहली बात तो आधार कार्ड होना चाहिए, वो नहीं है तो पैन कार्ड होना चाहिए, वो नहीं है तो वोटर आईडी होनी चाहिए, है ना। उसी तरह अगर हमें लेटर को एक व्यक्ति माने और उसकी भी पहचान करें दोस्तों, तो यहाँ पर 3 चीजें समझिए कि लेटर एक व्यक्ति है और 3 चीजें उसकी जाननी है। तो क्या क्या जानना है मैंने बताया कि आप चेक करेंगे कि लेटर का आधार कार्ड, क्या चेक करेंगे दोस्तों? लेटर का आधार कार्ड चेक करेंगे। दूसरे नंबर पर चेक करेंगे लेटर का पैन कार्ड। क्या चेक करेंगे? पैन कार्ड। और तीसरा चेक करेंगे इसकी वोटर आईडी। इन तीनों चीजों को चेक करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेटर में ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी क्या कर रहा है। चलो मैं इसको और ज्यादा क्लियर करता हूं। एक्चुअल में ये जो है वो लेटर के 3 कैरेक्टर हैं, है ना। कोई भी लेटर अगर खुद को लेटर कहलाने की क्षमता रखता है या खुद को लेटर कहलवाता है तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं।
उन्हीं तीनों को मैंने कहा आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी। अब समझते हैं क्या है ये। आधार कार्ड का मतलब ये हुआ कि जो लेटर है उसकी पहली क्वालिटी या पहली पहचान है कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहां मैं लिख के दिखाता हूं आप लोगों को, इसको लिख लेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये हो गया लेटर का आधार कार्ड। अब दूसरा क्या दिख रहा है इसका, पैन कार्ड। अब पैन कार्ड का क्या मतलब हुआ, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी पहचान निकल के सामने आई है ना। अब बात करते हैं आपके तीसरी पहचान की। तो दोस्तों जो तीसरी पहचान है वो किसके रूप में है, वोटर आईडी के रूप में। अब इसका वोटर आईडी क्या कहता है, पहली पहचान कह रहा है कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दो पहचान हमारे सामने है, तीसरा पहचान हमने लिखा है वोटर आईडी। तो वास्तव में ये वोटर आईडी है क्या, इसको समझते हैं। तो वोटर आईडी का मतलब हो गया इट प्रोड्यूस या इट प्रोड्यूसेस साउंड। क्या प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर लेटर को एक व्यक्ति माना जाए और इसके 3 कैरेक्टर की बात की जाए तो 3 कैरेक्टर क्या होंगे भाई, आधार कार्ड का मतलब हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी पहली पहचान के रूप में। पैन कार्ड के रूप में क्या पहचान करना है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और तीसरा क्या है, इट प्रोड्यूस्ड साउंड, ये क्या करेगा, ध्वनि निकालेगा, आवाज निकालेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब इस चीज को समझते हैं बिल्कुल इजी वे में। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी आकृति बना रहा हूं, आप लोग अच्छे से जानते हैं ये इंग्लिश अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर ए है, लेकिन अभी मैं इसको लेटर होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, है ना। पहले मैं इसको 3 कैटेगरी में, यानी यहाँ पर 3 जो पहचान पत्र हैं, मैं चेक करता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है, मैं लेटर नहीं बोल रहा हूं उसको, मैं एक छोटा सा सिंबल मानता हूं, छोटा सा स्ट्रक्चर मानता हूं और चेक करता हूं कि यहाँ जो शब्द यहाँ जो स्ट्रक्चर लिखा गया है वो वास्तव में उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी है कि नहीं। अगर ये तीनों चीजें इसके पास पाई जाएंगी तो हम इसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये क्या है, लेटर है। क्लियर है बात, चलिए चेक करते हैं। ए, अब कहा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इस चीज को थोड़ा प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ANT, अब जानते हैं एंट जो लिखा हुआ है, एंट का मतलब होता है चींटी। ये अपने आप में एक शब्द है और इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये ए अलग से एन और प्लस करके आप जोड़ सकते हैं टी, ठीक। बट अब कहा जाए कि इसको भी तोड़िए तो इसको ऐसे ऐसे या फिर ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। आप देख पा रहे हैं कि किसी लैंग्वेज का एक छोटा सा मैंने शब्द लिखा है और इसको तोड़ने की कोशिश की तो ए अलग हो गया, एन अलग हो गया, टी अलग हो गया। लेकिन अब मैंने इन सिंबल को तोड़ने की कोशिश की तो ये सिंबल टूट नहीं रहे हैं, ठीक। इसका मतलब अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए जो है कहा जाए तो ये भाषा का सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा रूप है। देखिए इकाई का मतलब होता है भाग, पार्ट, हिस्सा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो पहला शर्त तो पूरा कर रहा है, इसके पास आधार कार्ड मौजूद है, यानी ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो कहा जा सकता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। क्लियर हो गई बात, पहला शर्त पूरा कर दिया। दूसरा अगर शर्त की बात करें तो क्या करता है, पैन कार्ड चेक करिए तो पैन कार्ड क्या कहता है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, वो आधार कार्ड खुद बताता है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये पहले से ही इतना छोटा है कि इसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गई बात। तो दूसरा शब्द भी तो पूरा कर रहा है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। क्लियर है बात। अब तीसरा समझते हैं, वोटर आईडी चेक करते हैं। तो वोटर आईडी क्या करता है, इट प्रोड्यूस साउंड। तो क्या ये जो सिंबल लिखा हुआ है जब हम इंग्लिश अल्फाबेट में यूज करेंगे तो क्या ये साउंड नहीं देगा, बिल्कुल साउंड देगा, है ना। ये साउंड देगा ए का। अगर इसकी जगह कोई और चीज हम लिख के देखें तो जो ही मैं ये सब लिखता हूं आपके मन में तुरंत आवाज उठेगी, इसको क्या बोलेंगे, बी।
कोई और सिंबल मैं बना दूं तो क्या बोलेंगे इसको सी, कोई और सिंबल बना दूं इसको क्या बोलेंगे के। तो जितने भी यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं ये सभी, अगर इन तीनों के पास ये तीनों आईडी मिलते हैं, तीनों पहचान पत्र मिलते हैं, तो कहा जाएगा ये क्या है, लेटर है। तो दोस्तों लेटर का सिंपल सा चीज समझना है कि लेटर क्या होता है, किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप होता है, ठीक। और छोटा रूप होने के कारण इसको तोड़ा नहीं जा सकता और साथ ही साथ ये क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये तीनों कैरेक्टर किसी भी एक स्ट्रक्चर या किसी भी एक सिंबल के अंदर बैठते हैं, फिट बैठते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है, ये लेटर है। क्लियर होगी बात। फिर एक बार समझाने का मैं प्रयास करता हूं। लेटर को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और साथ ही क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। आई होप कि लेटर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे आपके अगले टॉपिक की, जिसे बोलेंगे वर्ड। तो दोस्तों अभी हमने देखा लेटर और आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वर्ड को। तो वर्ड के बारे में बहुत ही सिंपल चीज आप अच्छे से जानते होंगे, कई बार आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, अपने अध्यापकों से पढ़ा होगा कि वर्ड जो है वो 2 या 2 से अधिक लेटर्स के मिलने से बनता है। लेकिन केवल इतना कह देना कि 2 या 2 से अधिक लेटर के मिलने से वर्ड बन जाता है, ये वर्ड की कंप्लीट डिफिनेशन को जो है अप्लाई नहीं करता है, या यूं कहे कि ये चीजें वर्ड के बारे में काफी अच्छी जानकारी नहीं दे पाती है। तो यहाँ हम समझेंगे कि कौन से वो 2 शर्त हैं जो ये बता देते हैं कि वास्तव में इसको वर्ड कहा जाएगा या नहीं। चलिए ध्यान देते हैं। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर को वर्ड कहा जाए, शब्द कहा जाए, तो उसके लिए 2 कंडीशन है। अगर आप बात करें पहले कंडीशन की, तो पहला कंडीशन ये कहता है कि 2 और मोर देन 2 लेटर्स। पहला कंडीशन कहता है कि या तो 2 या 2 से अधिक आपके पास क्या होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए जिनको आप जोड़ेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये कहती है कि जो भी चीज आप जोड़ रहे हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्त पूरे होते हैं तब आप कहेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है वो एक शब्द है, एक वर्ड है। आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो O को, W को और L को, अगर ये 3 अलग अलग अक्षर हैं, किसी विद्यार्थी ने इन तीनों को अगर जोड़ दिया तो जो हमें मिला वो क्या मिला, OWL, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसी चीज को 3 अक्षर को मैं किसी दूसरे विद्यार्थी को देता हूं। उससे मैंने जब जोड़ने के लिए बोला तो उसने क्या किया, O को, फिर L को और फिर W को जोड़ दिया और इसके सामने मिला OLW। आप देख पा रहे हैं दोनों में जो कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों पहली शर्त को पूरा कर रहे हैं। इसमें भी 2 से अधिक लेटर हैं और नीचे वाले में भी 2 से अधिक लेटर हैं। लेकिन क्या ये दोनों दूसरी शर्त को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि अगर दोनों शर्त पूरा होंगे तभी कहा जाएगा ये वर्ड है। तो आइए यहां से चेक करते हैं। तो ये पहली शर्त को पूरा कर रहा है लेकिन दूसरी शर्त पूरा नहीं कर रहा है। OLW की कोई मीनिंग नहीं है, अर्थात ये जो है वो कैसा है, मीनिंगलेस है, अर्थविहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, ठीक। ये शब्द की श्रेणी से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर बात करें OWL की, जिसका मतलब होता है आउल, आप अच्छे से जानते हैं यह एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है। क्या है, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। और चूंकि ये दोनों शब्द कंप्लीट कर रहा है इसलिए हम बोलेंगे आउल जो है वो एक शब्द है। तो शब्द होने के लिए आपको दोनों शब्द पूरे करने होते हैं। कम से कम 2 या 2 से अधिक आपके पास अक्षर होने चाहिए और जो भी आप अक्षर जोड़ेंगे उसकी एक मीनिंग निकलनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें कंप्लीट होती हैं तब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, शब्द है। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। और अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सेंटेंस। तो दोस्तों 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, लेटर और वर्ड। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेंटेंस। तो अगर बात करें सेंटेंस की, तो जैसे आपने देखा कि लेटर में आपके 3 कंडीशन थे, वर्ड में आपके 2 कंडीशन थे, उसी तरह सेंटेंस में भी 3 कंडीशन है। और बात करें जो आपने पढ़ा हुआ है या जो आपने जाना है उस चीज की,
तो आप जानते होंगे अगर किसी भी स्ट्रक्चर को सेंटेंस कहा जाए तो कहा जाता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है, या ये कह दिया जाता है कि दो या दो से अधिक जब शब्द मिलते हैं और उनका मीनिंग निकलता है तो वाक्य का निर्माण होता है। बट केवल इतना कह देना सेंटेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं देता है। तो आज हम सीखेंगे कि कौन सी वो 3 शर्तें हैं जो ये बताती हैं कि वास्तव में वो सेंटेंस है कि नहीं। चलो ध्यान देते हैं। तो यहां ध्यान दें, अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हम बोलें कि ये सेंटेंस है तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। ठीक, सबसे पहली शर्त, अगर हम बात करें सबसे पहली शर्त की, तो पहला शर्त वही है जो आप अच्छे से जानते होंगे, 2 or more than 2 words। पहला शर्त क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, शब्द होने चाहिए। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त भी बिल्कुल सेम है, कोई भी आप शब्द जोड़ेंगे तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। पर ये तीसरा शर्त क्या है, इस चीज के विषय में जानते हैं। तो तीसरा शर्त ये कहता है कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पाए जाने चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई भी 2 शब्द जोड़ देंगे और उनकी मीनिंग निकल जाएगी तो उसको आप सेंटेंस बोल देंगे, ऐसा नहीं है। सेंटेंस तभी कहा जाएगा जब उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अब एक चीज और जानने की यहाँ जरूरत है कि ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। बट अगर आप बात करें सब्जेक्ट और वर्ब की तो ये दोनों कंपलसरी हैं, इन दोनों का आना बिल्कुल जरूरी है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। जैसे लिखा है, राम इज रनिंग ऑन द रोड। और अब इस स्ट्रक्चर को मैं ये नहीं बोलता हूं कि अभी ये सेंटेंस है, पहले इसको इन तीनों कंडीशन पर चेक करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होते हैं तब हम इसको बोलेंगे कि ये सेंटेंस है। तो सबसे पहला कंडीशन 2 और मोर देन 2 वर्ड्स होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 से या 2 से अधिक आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक, यानी पहली कंडीशन आपकी पूरी हो रही है। दूसरा कंडीशन है मीनिंगफुल होना चाहिए। तो भाई निश्चित रूप से मीनिंगफुल है। कह रहा है कि राम इज रनिंग ऑन द रोड, राम जो है वो सड़क पर दौड़ रहा है। तो आप अच्छे समझ पा रहे हैं कि कौन सा काम हो रहा है या कौन काम को कर रहा है, अर्थात इसका मीनिंग निकल रहा है, ये मीनिंगफुल है। दूसरा शर्त भी कंप्लीट हो रहा है। तीसरा शर्त चेक करेंगे, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट मैंने बताया ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो केवल 2 ही चीजों को चेक करेंगे, इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है आपका राम और वर्ब क्या है, इज रनिंग। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अगर ये दोनों पाए जाते हैं तो तीनों शर्त कंप्लीट हो जाते हैं। और जब तीनों शर्त कंप्लीट हो जाएंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस है। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज समझते हैं कि अगर केवल 2 ही शर्त पूरा करेंगे तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो आखिर उसको कहा किया जाएगा, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। अगर यहां लिखा जाए इन द गार्डन, जिसका मतलब होता है पार्क में, यहां पर 2 शर्तें पूरी हो रही हैं। पहला शर्त ये कि इसमें 2 से अधिक शब्द हैं और दूसरी शर्त इसकी मीनिंग निकल रही है। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो आखिर ये है क्या, इसका जवाब देंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस चीज का जवाब देने में खुद को असफल पाते हैं या आप इसका जवाब नहीं पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्द ही इस पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि ये चीजें जो मैंने आपको समझाई वो समझ में आ गई होंगी। मैंने लेटर पढ़ाया, वर्ड पढ़ाया और सेंटेंस पढ़ाया। तो आइए इन तीनों को समझते हैं शॉर्ट में और जानते हैं एक दूसरे से इनका रिलेशन क्या है। ठीक, तो समझते हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंस को। तो जो लेटर है, अगर आप ध्यान दें, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं इंग्लिश के अलग अलग लेटर, जैसे ए लिखा हुआ है,
एन अलग लिखा हुआ है, टी अलग लिखा हुआ है, ये अलग अलग लेटर हैं। बट अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं, तीनों को जोड़ दूं, तो जो मुझे मिलता है वो है एंट। और अभी जो ये एंट मिला, ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। ठीक, तो लेटर से क्या बनेगा, वर्ड। ये लेटर से क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। और जो भी वर्ड बनेगा उसकी क्या निकल के आएगी, मीनिंग निकल के आएगी। ये बात मैंने बताई थी। ठीक, अब बात करते हैं सेंटेंस। तो वर्ड की सहायता से क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल क्रमवाइज ये चीजें काम करेंगी। लेटर से बनेगा वर्ड और वर्ड से बनेगा सेंटेंस। तो देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है और लेटर के लिए आप जानते हैं कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। तो आइए इस चीज को एग्जांपल से देखते हैं। अगर लिखा रहा है एन एंट इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, अब यहां पर देख पा रहे लिखा हुआ है एन एंट इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये जो है इसमें शब्द 2 या 2 से अधिक है। ठीक, तो ये कहीं कहीं एक सेंटेंस है, क्योंकि शब्द भी है और इसके साथ ही साथ इसकी मीनिंग निकल रही है और साथ ही साथ तीसरा शब्द भी पूरा हो रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है। तो दोनों शर्त इसके पूरे हो रहे हैं। तो आप कह पा रहे हैं कि तीसरा वाला क्या है, सेंटेंस है। तो आपने समझा कि किस तरह से लेटर, वर्ड और सेंटेंस तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। हम उस डाउट को अपनी भाषा में फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।